फादर इज इरिप्लेसेबल। मेरे फादर ऐसे हैं तो माई हस्बैंड शुड बी लाइक दिस। अगर आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहेंगे तो बच्चों के लिए हर तरीके का डेवलपमेंट होता है, उसका कोई लेवल ही नहीं है। एब्सेंट फादर एंड इट्स इम्पैक्ट, इतना मिस करते हैं अपने फादर। आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आपका कैसा होना चाहिए इम्पोर्टेंस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हम आपकी अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। फ़रा मैम, हमने ब्रेक से पहले फैमिली स्ट्रक्चर, फ़ादर्स रोल, फिर फादर्स का एब्सेंस का कितना इम्पैक्ट होता है उस पर हमने बात की। एक और डायनेमिक है, वो जो है स्टेप फादर का रोल है। बहुत सारी ख़वातीन, जैसे आपने कहा, एब्सेंस ऑफ फादर में जो डेथ हो जाती हैं, फिर जो है किसी भी वजह से मदर को फिर से निकाह करना पड़ता है, तो उसमें स्टेप फादर का क्या रोल होता है बच्चों के ताल्लुक़ से, और क्या चीज़ों की प्रिकॉशंस वगैरह लेनी पड़ती है? सो स्टेप फादर, मैं यूँ कहूँगी किसी शायद ही बहुत मुश्किल से स्टेप फादर का प्लेसमेंट होता है। मैं जैसा पहले भी कही कि फ़ादर इज़ इरिप्लेसेबल जी, तो उसकी बच्चों के लिए उनकी प्लेस शायद ही कोई लेता है। इमीडिएट रिलेटिव्स भी शायद नहीं ले पाते हैं। तो स्टेप फादर तो कम्प्लीटली एक आउटसाइड पर्सनालिटी होती है। तो मैं ये कहूँगी कि स्टेप फादर आने से दोनों स्टेप फादर एंड मदर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है मोर देन चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन को जो एक्सेप्टेंस का जो प्रॉब्लम रहता है, फर्स्ट सेटल होना, उनका माइंडसेट पहले से ये बना होता है कि स्टेप फादर है, नॉट बायोलॉजिकल फादर, स्टेप फादर है, तो ये हमारा कुछ अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे। इनके दिमाग में ये बात चलती है, तो वो बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं पहली बात। और ये सोचते हैं कि अब वो उनकी मदर को उनसे दूर कर रहे हैं। अगर स्टेप फादर वाकई बहुत अच्छे हैं, ही इज़ रियली केयरिंग अबाउट दो स्टेप चिल्ड्रन, तो डेफिनेटली स्ट्रगल तो बहुत होती है, लेकिन इट इज़ बेनिफिशियल। और क्योंकि मदर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होती है व्हेन देयर इज़ अ डेथ ऑफ द फादर एंड री मैरिज जब होती है, तो उससे पहले जब डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो उसका जो फाइनेंशियल स्टेटस डाउन होता है एंड शी कुड नॉट बी एबल टू ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन। तो उस टाइम पे शी थिंक्स अबाउट री मैरिज, पहली बात तो ये हो जाती है। तो अब जब वो स्टेप फादर एंटर होंगे तो ही हैज़ टू थिंक कि बच्चों से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए उनको अपनी तरफ करें। तो हो सकता है इस उनके उस लव एंड अफेक्शन से बच्चे वाकई उसको उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, एंड हो सकता है फादर फिगर स्टाइल से ही सही कुछ अच्छे चीज़ें सीख लें और अचीवमेंट्स वो लोग लेते रहें। ऐसे हो सकता है जी। मैम, अगर हम जो बच्चों के ऊपर कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे ये समझ में आए कि बच्चे जो है अपने फादर को मिस कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकली प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो अपने वालिद साहब की गाइडेंस को मिस कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो दिखने में आते हैं, ताकि मदर जो है उसको भांपे और फिर अकॉर्डिंगली वो अपने हस्बैंड से बात करे। सर, जब फादर फिज़िकली एब्सेंट होता है या फिर इमोशनली नॉट अटैच्ड रहता है, तो आप देखेंगे कि बच्चे यूजुअली डिप्रेस्ड रहते हैं। अब जैसे मैं ये पहले बताई कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, लेकिन मदर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उनके फादर्स अवेलेबल नहीं हैं तो हमारे फादर कौन है, हमारे साथ क्यों नहीं है, अगर हैं भी तो वो आते क्यों नहीं है, ये क्वेश्चंस रेज होते हैं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, दूसरे बच्चों के फादर से फिर हमारे फादर क्यों नहीं है। तो उनमें जो सिक्योरिटी जो फील रहती है वो इस तरीके से मदर से शेयर करते हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आते हैं जब फादर या तो
मर जाते हैं या फिर जो है आप यूँ कहिए कि फादर के साथ डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है कि फादर उनके एक्चुअल फादर कौन है। इस तरीके से जी मैम, जो अब तो हम फैमिली को और फादर मदर को बहुत माइन्यूट लेवल पर उनका रोल दिख रहे, जो आसपास के जो रिलेटिव्स है और जो नेबर्स है, इनका क्या रोल होता है ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए इन द एब्सेंस ऑफ फादर? इन द एब्सेंस ऑफ फादर सर, उसके लिए तो मैं आपको कहूँगी कि इमीडिएट रिलेटिव्स फिर भी थोड़ा बहुत साथ देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम फिर यही है कि बच्चा भी एक्सेप्ट करने के सेंस में होना चाहिए कि अदर्स जब भी कोई बात कहते हैं, रिलेटिव्स हो या फिर फैमिली फ्रेंड्स हो या फिर अपने नेबर्स हो, उनका इन्वॉल्वमेंट वो पहले बात तो पसंद ही नहीं करते सिवाय अपने फादर के। तो ये बहुत मुश्किल होती है और वो पहले से ही अगर एक्सेप्टेड है कि वो अपने फादर की जगह किसी को नहीं देगा तो डेफिनेटली वो खुद सफ़र तो होगा ही होगा और वो आगे लाइफ भी वैसे ही गुजारेगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं करे। बच्चे उतने सेंसिबल नहीं हैं कि कोई भी आए या चले जाए, तो घर के जो मेंबर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो तो बेहतर है। फिर भी उनका डेवलपमेंट फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है। इन्वॉल्वमेंट अगर घर के लोग हों तो, फैमिली फ्रेंड्स का तो बिल्कुल बहुत दूर की बात हो जाती है, या नेबर्स का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं करते बच्चे, क्योंकि नेबर्स अगर जेंट्स एंटर होंगे तो मदर्स की इनसिक्योरिटी होगी। तो बच्चों में आप देखेंगे कि फादर्स के प्रेजेंस में ही बच्चे इतने अलर्ट रहते हैं कि मदर सिक्योर्ड है नहीं है। अगर आप देखेंगे कि अगर फादर अपने वाइफ को कुछ कर रहा है, डांट रहा है, तो इमीडिएटली यू कैन थिंक कि बच्चे अलर्ट हो जाते हैं और बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं कि सब करो, माँ को कुछ मत करो, लाइक दिस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैम, एज ए मदर अगर आपको एक सजेशन देना हो, फादर्स के डिफरेंट रोल्स है, जैसे हमने बात की, एक और भी रोल है जो कि अगर न्यूली फादर कोई बनते हैं तो उनके लिए आपके पास क्या सजेशन होगा? अगर बच्चे टीन एज में पहुंच गए हैं, उनके फादर के लिए आपके पास क्या सजेशन होगा? तो फर्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि न्यूली पर्सन जो मैरिड कपल रहते हैं उनके लिए सजेशन यही रहेगा कि बिफोर योर चाइल्ड कम्स, आप पहले अपना बॉन्ड विथ योर वाइफ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग और एक अंडरस्टैंडिंग पहले से ही क्रिएट करके रखिए आप, ताकि बच्चा आने के बाद उस चीज़ का जो नरिशिंग मोड आ जाता है, उस टाइम पे बच्चे को लगे कि आपके पेरेंट्स द बेस्ट पेरेंट्स हैं और बिल्कुल आप ही को फॉलो करेंगे वो बच्चे। और दूसरी बात, जब टीन एज तक पहुंचते हैं बच्चे, तो बच्चे बचपन से देखते आते हैं कि अपने पेरेंट्स लड़ते झगड़ते हैं या वाक़ई प्यार और मोहब्बत से रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब देखते हैं कि उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो दे विल चूज़ देयर ओन पार्टनर्स विद दोज प्रोटोकॉल्स। तो फादर हमारे ऐसे थे हमारे मम्मा के साथ, तो डेफिनेटली हमको भी अपनी वाइफ के साथ ऐसे रहना है। तो ये कैरी ऑन होता है। सिमिलरली डॉटर भी सोचेगी कि मेरे फादर ऐसे हैं तो माय हस्बैंड शुड बी लाइक दिस। तो इस तरीके से क्या होता है, जेनरेशन में एक वो आ जाता है, फ्लो आ जाता है, एक पॉजिटिव फ्लो आ जाता है, डेवलपमेंट की तरफ फ्लो आ जाता है। दे थिंक लाइक दैट। ये कहा जाता है मैम कि द बेस्ट गिफ्ट अ फादर कैन गिव टू हिज चिल्ड्रन इज द गुड ट्रीटमेंट टू हिज वाइफ। यस, एग्जैक्टली। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहेंगे तो बच्चों के लिए हर तरीके का डेवलपमेंट होता है सर, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है, उसका कोई लेवल ही नहीं है। जैसे कि मैं बताई कि IQ लेवल बहुत अच्छा होता है बच्चों का, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। दे विल बिकम अ वेरी फ्लरिशिंग काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। आपकी जो थीसिस है, आपकी जो रिसर्च है, उससे उसका जो टॉपिक था और उसका जो आउटकम आया है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। सर, मेरा टॉपिक बहुत प्यारा टॉपिक था और मैं इसके लिए अपने जो गाइड मेरे सुपरवाइज़र थे उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी इस शो के ज़रिए, बिकॉज़ हम बहुत सारे टॉपिक्स पे ट्राई कर रहे थे। मुझे याद है कि हम अराउंड 1 मंथ स्ट्रगल किए मेरा एक टॉपिक डिसाइड करने के लिए।
तो मैं इनिशियली अपना टॉपिक रखी थी ऑर्फन्स जी। फिर मैंने देखा कि ऑर्फन्स पे तो बहुत काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं, क्योंकि ऑर्फन्स होते हैं लाइक कंप्लीटली यतीम हो जाना, राइट। ऐसे कॉन्सेप्ट पे हम काम किए थोड़े दिन, लेकिन वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। लेटर थोड़ा सा हमको ये लगा कि नहीं, हम मदरहुड पे काम करेंगे। तो देखा कि जब फैमिली की बात आई तो सिर्फ मदर ही है, तो एट द एंड वी डिसाइडेड कि व्हाई नॉट टू वर्क ऑन फादरहुड। तो इस पे भी बहुत दिन तक हम काम करते रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि हम अगेन वही बात पे रुक गए कि फादर पे ही रुक गए। तो हम सोचे कि नहीं, एब्सेंट फादर एंड इट्स इम्पैक्ट। तो वो जो था टॉपिक, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक टॉपिक, एक टाइटल बना, एंड आई गॉट मेनी अप्रिसिएशंस फॉर दिस। ये एब्सेंट फादर के नाम से ही लोग पूछने लगे कि बात क्या है भाई आखिर। और मेरा जो टाइटल था प्रेजेंस इन एब्सेंस। तो प्रेजेंस इन एब्सेंस, ये जो एंटीथेसिस है, ये जो फ्रेज है, इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। आप प्रेजेंट भी बोल रहे हैं, एब्सेंट भी बोल रहे हैं, हाउ कम इट इज़। तो मेरा आंसर, मैं इसको एलॉबरेट करती हूँ कि जब बच्चे के फादर, बायोलॉजिकल फादर एब्सेंट होते हैं, लेकिन फाइनली ही विल बी देयर इन हिज मैनरिज्म्स, या फिर बिहेवियर से, या फिर या यूँ कहिए जेनेटिक कॉम्पोजिशन से, वो फादर होते ही हैं, उनके अंदर फादर होते ही हैं, मेमोरीज से, फोटोग्राफ से। तो ये मैं बताना चाह रही थी अपने थीसिस से। तो मैं अपने जो सुपरवाइज़र हैं प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन फ्रॉम मानू इंग्लिश डिपार्टमेंट, आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, एंड उन्हीं की वजह से शायद मैं यहाँ बैठी हूँ। अदरवाइज़ ये जो एब्सेंट फादर का जो टॉपिक है, बहुत कम लोग उसको समझ पाते हैं। मुझे खुशी हुई कि इस टॉपिक में फादर की भी जो इम्पोर्टेंस है, जो भी जेंट्स इसको पढ़ेंगे, जो भी फादर्स इसको पढ़ेंगे या वुड बी फादर्स इसको पढ़ेंगे, तो वाकई उनको समझ में आएगा कि बच्चे कितना मिस करते हैं अपने फादर को, और आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, आपका कैसा होना चाहिए इम्पोर्टेंस आपके फैमिली के लिए। तो ये मेरा एक मैसेज है उनके लिए। मेरे थीसिस में जो है, मैं 3 नॉवेल्स पे स्टडी की, जिसमें 2 नॉन फिक्शन हैं और एक मेमवा है। तो एक रियलिटी बेस्ड है और 2 जो है अनरियल है, बट इट इज़ क्लोज टू रियलिटी। तो उसमें एब्सेंट फादर जो है, एक में दो नॉवेल्स में डेथ की वजह से एब्सेंट है, और एक में एस्ट्रेंजमेंट, जिसको हम कहेंगे कि छोड़कर चले जाना, अबैंडन्ड पर्सन। तो मैंने देखा कि दोनों सूरत हाल में बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज, और उनके अंदर जो कमी होती है, जो फादर फीलिंग की जो गैप आती है, वो फिल करने के लिए वो अपने आप को दुनिया से दूर करके कोई एक एक्टिविटी में सिमट कर रह जाते हैं। दे मेक देमसेल्फ आइसोलेटेड, कंप्लीटली आइसोलेटेड। तो किसी से मिलना पसंद नहीं करते। एक मेमवा में तो ये लिखा है कि वो एक हॉक पालती है और अपनी लाइफ का तकरीबन पार्ट उसी पे स्पेंड कर देती है। तो इतना डिप्रेशन रहता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स को छोड़ देती है, अपनी जॉब को छोड़ देती है, और अपने फ्रेंड्स को, इवन अपने हस्बैंड को तक छोड़ देती है, जस्ट बिकॉज वो अपने फादर से इतना अटैच्ड होती है। और जब हॉक की बात आती है, जब हॉक एक सीज़न होता है जिसमें माउल्ट होता है, उसके पर निकलते हैं और वो फिर तो उसको दूर करना होता है, तो तब उसको रियलाइज़ होता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस दुनिया में। तो फादर ही थे, तो वो वापस उस दुनिया में जाती है फिर। तो एक सोल्यूशन बताया गया है उसमें। और दूसरी तरफ और 2 जो नॉवेल्स थे उसमें एक में जो डेथ होती है, एक्सट्रीमली लाउड एंड इनक्रेडिबली क्लोज जो नॉवेल है, उसमें लड़का अराउंड 9 इयर्स ओल्ड रहता है और उसके फादर की डेथ होती है WTC जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसमें। वो अपने फादर से इतना अटैच रहता है सर कि उसकी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और एवरी टाइम ही ब्रूजेस अपने आप को। जब भी उसका फादर याद आता है तो अपने आप को नोच लेता है। तो और वो दूसरे स्टेप फादर को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है।
क्योंकि वो इतना अपने फादर से क्लोज होता है। तो एट द एंड जब उसको पता चलता है कि मदर भी उस लेवल से डिप्रेस्ड है अपने हस्बैंड को खोकर, तो तब जाके वो रियलाइज़ करता है कि नहीं, मतलब जाना तो है ही, वी हैव टू मूव ऑन। तो कुछ यादें, कुछ उसके फोटोग्राफ्स, कुछ आदतें उसकी अपने फादर की लेकर फिर आगे बढ़ता है। ये एक इफ़ेक्ट्स इसमें देखा गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव गया है। और एक एस्ट्रेंजमेंट जो ओरहान पामुक की नॉवल थी मेरी, द रेड हेड वुमन, वहाँ पर क्या होता है कि बच्चा फाइनेंशियल स्टेटस के लिए फादर अपने छोड़कर चले जाते हैं और वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए काम पर निकल जाता है। तो एक दूसरी जो काम देता है उसका बॉस, जो वेल्डिगर रहता, वो उस बॉस में अपने फादर को देखता है। तो जब भी वो बॉस वो लड़के को अपने हाथों से नहला रहा है, खिला रहा है, तो ही फील्स लाइक काश मेरे फादर होते, क्या ये करते या नहीं करते। तो कई क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं। और नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा उसका अलग है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर बाद में कहीं जो है फिर अपने फादर से रिकनेक्ट होता है। तो इस तरीके से ये जो प्रेजेंस एंड एब्सेंस का जो था मेरा टॉपिक, तो बेहतरीन गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपके वक्त के लिए और आपकी गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात हमने ये देखा, जो फैमिली स्ट्रक्चर्स है, फैमिली सिचुएशंस है, उसमें फ़ादर का क्या रोल, क्या इंपॉर्टेंस रहता है, उस पर हमने बात की। हमने ये देखा कि फ़ादर के मोटे मोटे अंदाज में दो रोल रहते हैं। एक नर्चरिंग वाला काम है उनका, एक स्ट्रक्चरिंग वाला काम है, जिसके अंदर एक तरफ तो लव एंड अफेक्शन है, मोहब्बत देनी चाहिए, परवरिश होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनको एम्बिशंस भी बनाना चाहिए, उनको अचीवमेंट्स की तरफ बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। ये फ़ादर का मेन रोल रहता है। और साथ ही साथ जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और जो वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को वो डील कर पाते हैं, दूसरों पर ट्रस्ट कर पाते हैं, उसके पीछे भी एक सेफ्टी नेट है। वो सेफ्टी नेट जो है फ़ादर का इन्वॉल्वमेंट है। फ़ादर का जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा बच्चों के साथ, वो उतना ही कॉन्फिडेंटली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और आखिरी बात हमने ये भी देखा, बहुत यूनिक बात, कि जो फ़ादर के मामलात है, फ़ादर के हैबिट्स है, उनके जो थॉट पैटर्न्स है और उनके जो चॉइसेस है, उनको ज़्यादा बच्चे इमिटेट करना, उनको कॉपी करना, उनके जैसे बनना, ये बच्चों के अंदर ज़्यादा रहता बनिस्बत अपनी माँ के कॉपी करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस गुफ्तगू से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।